आज हम क्लास 10वीं कक्षा की हिंदी किताब जो कि कविता भाग से हम पढ़ाना प्रारंभ करते हैं, जो क्लास में चलता आ रहा है, उससे अगले चैप्टर से हम देखते हैं। तो आज हम कविता भाग में देखेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जिनकी कविता है हमारे पास स्वदेशी, और वही उसी को हम पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हमने पहले इसको उतार लिया है समझाने के लिए। बाकी पढ़ने के दौरान, देखने के दौरान अगर किताब है आपके पास तो किताब निकाल के देखिए, थोड़ा बेहतर रहेगा, वहाँ पे समझिएगा ज़्यादा बढ़िया से। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे स्वदेशी, और इनके रचनाकार या कवि कह सकते हैं कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनको छोटा नाम जो कह सकते हैं बद्री प्रेमघन है। इनका जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मिर्जापुर गांव का भी नाम है, हालांकि सीधे राज्य का नाम दे दिया यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। भारतेंदु युग के कवि थे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद करने लायक चीज है। ठीक है, और ये सिर्फ जीवनी से है इतना, फिर बाद में कविता भी है, पहले ये जीवनी से, पहले ये समझेंगे। भारतेंदु युग के हैं। रसिक समाज की स्थापना प्रेमघन जी ने ही की थी। रसिक समाज की स्थापना प्रेमघन जी ने की थी, जो कि 1874 ईस्वी में इन्होंने किया था। इनकी कृतियां कौन कौन सी है वो देख लेते हैं, है ना। इसमें आनंद कादम्बनी है, जो कि मासिक पत्रिका है, हर महीने में छपती थी। फिर एक नागरी नीरद भी है, ये साप्ताहिक है, हर सप्ताह में ये छपा करते थे। फिर आपका है प्रसिद्ध नाटक कौन कौन से, जो भी देख लें, याद करने लायक चीज है सारी चीजें। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, ये दोनों है प्रसिद्ध नाटक। फिर एक जीर्ण जनपद भी के नाम से भी इन्होंने काव्य लिखा था, है ना। वो क्या है कि जीवन, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण होता है, ग्रामीण जीवन में कैसे लोग रहते हैं उसका वर्णन इन्होंने जीर्ण जनपद में किया था। जीर्ण जनपद प्रेमघन जी के द्वारा लिखी गई काव्य है। अब आते हैं उनका निधन। तो 1922 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1855 में उत्तर प्रदेश में जन्म, और यहाँ पे 1822 ईस्वी में उनका निधन हो गया था, वही उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा कुछ और है जो हम देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रेमघन सर्वस्व से संकलित दोहे का एक गुच्छ स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत है। अभी जो हम पढ़ेंगे वो स्वदेशी है, उसमें दोहे का संकलन ज्यादातर किया गया है। इन दोहों में नव जागरण का स्वर मुखरित होता है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि आखिर दोहा कहते किसको है। तो प्रत्येक पहला चरण और तीसरे चरण में 13-13, यानी कि प्रत्येक प्रथम चरण पहली लाइन में, और प्रत्येक तीसरी लाइन में, दूसरी छोड़ के तीसरी लाइन में 13-13, और दूसरी और फिर चौथी में 11-11 मात्राएं आपको मिलेंगी। यानी पहली और तीसरी में 13-13, दूसरी और चौथी में 11-11 मात्राएं, याद रखेंगे, मात्राएं मिलेंगी आपको, वो आपको दोहा कहला जाएगा। तो फिर हम आ जाते हैं स्वदेशी जो कविता है, थोड़ा इसको देखेंगे। किताब आपने जहां जहां बैठे हैं, किताब पास में होगा, किताब देखिएगा, बेहतर समझ में आ जाएगा, समझेंगे। सबे विदेशी वस्तु नर, गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब, भारत मदरसान। कवि प्रेमघन जी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि कवि जब भारत की स्थिति पर नजर डालता है तो दुखी हो जाता है। ठीक है, दुखी क्यों हो जाता है? कवि कहना चाहता है कि आज यहाँ विदेशी लोग, विदेशी स्थिति और विदेशी वस्तु की चाह रखने वाले लोग यहाँ पे हो गए हैं। हर जगह विदेशी चीजें नजर आती हैं, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो किसी तरह की चीजें हो, टेक्नोलॉजी हो, या बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम विदेशी मूल की चीजें अपना रहे हैं, भारतीयता को छोड़ते हुए। विदेशी चीजों को अपनाना गलत नहीं है, लेकिन भारतीयता को छोड़ना गलत है, जो यहाँ पे कवि कह रहे हैं। भारतीयता नाम की कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती है। आगे देखेंगे, मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किन्हो के है ये किर्गिस्तान। समझिएगा, बहुत आसानी से समझ सकते हैं, लाइन बाय लाइन अगर देखिए किताब में, अगर आपके पास है तो देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे। देखिएगा ध्यान से।
कह रहे हैं कि यहाँ पे भारतीय मनुष्य जो है ये अपने आप को पहचान नहीं पा रहा, पहचानना मुश्किल हो जा रहा है कि कौन भारतीय है कौन विदेशी है। इस तरह की वेशभूषा अपनाए हुए हैं, इस तरह का वस्त्र पहने हुए, इस तरह की चीजें अपना रहे हैं कि लग रहा है कि विदेशी है, भारतीय किसी एंगल से लग नहीं रहे। और कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, यह भी समझ पाना काफी चिंतनीय है, चिंताजनक चीज है, स्थिति है। ये भी पहचान नहीं पा रहे कि कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन हिंदू है, सब अलग अलग तरीके से नजर आ रहे हैं। पढ़ी विद्या परदेसी की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाए। समझिएगा कि पढ़ी विद्या परदेश की और बुद्धि गई बुद्धि परदेसी पाए। अरे विदेशी चीजें पढ़ेंगे तो बुद्धि विदेशी होंगी, कहने का मतलब आजकल लोग ज्यादा इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इंग्लिश पे ध्यान देना गलत चीज नहीं है, लेकिन बाहर जो जाते हैं पूरी तरह से भारत में आके पूरी तरह से अंग्रेजी भाषा पे उतर गए और वहाँ की चाल ढाल, वहाँ की वेशभूषा, उसी को लोग अपना रहे हैं, है ना। तो वहाँ की बुद्धि आ गई है दिमाग में। चाल चलन प्रदेश की, गई इन्हें अति भार। ये प्रदेश की यानी अपने देश से बाहर की जो पहनावा उड़ावा है, चाल ढाल है, वही लोग अपना रहे हैं। यहाँ की सारी चीजें उन्होंने भूल चुके हैं, वही उनको ज्यादा भा रहा है और अच्छा लग रहा है। ठटे विदेशी ठाठ सब, बन्यो देश विदेश, सपने हो जिनमें ना कहो भारतीयता लेस। यहाँ पे समझेंगे, कवि कहना चाह रहे हैं कि भारतीय लोग जो विदेशी बुद्धि विचार सब में आ गई है ना, दूसरे देश की चाल चलन, वेशभूषा, रीति रिवाज सब उनके दिमाग में आ गई है। इसकी गति कैसी हो गई है, बिल्कुल विदेशी हो गई है। उनके अंदर सब विदेशी ठाट बाट, उठना बैठना बोलना चालना सब विदेशी बन गया है। सपने हो जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेस। भारत की जो भारतीयता है, भारत में रहने सहने का, रहन सहन, खान पीन सब भूल चुके हैं और उनके सपने में भी जो बातें आती है वो विदेशी बातें ही उनके दिमाग में आती रहती है, जो कि काफी चिंतनीय है। ये प्रेमघन जी ने अपने विचारों में कहा है। आगे देखेंगे, अंग्रेजी वाहन बसन, वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल, वस्तु देश विपरीत। यहाँ पे समझिएगा कि अंग्रेजी वाहन बसन, वेश, रीति और नीति, कहने का मतलब है कि इनकी जो संस्कृति है, इनका रहन सहन है, वसन मतलब कपड़ा जो है, वस्त्र जो है, रीति मतलब जो हमारी संस्कृति है, वो सारी चीजें अंग्रेजी हो गई है। अंग्रेजी रुचि हो गई है, अंग्रेजी घर हो गया, कहने का मतलब कि घर भी है तो थोड़ा सा उसी तरह का बनाएंगे, भारतीयता भूल चुके। वस्तु जो भी है वहीं के लेके आएंगे, वहीं की वस्तु अपनाएंगे, भारतीयता को बिल्कुल छोड़ देंगे, भारतीय वस्तुओं को बिल्कुल छोड़ के अलग हो जाएंगे। ये चीजें वही उनकी जो विदेशी वस्तुएं हैं वही उनको भा रही है। फिर देखेंगे, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचिल आजाद, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। समझिएगा इसको बिल्कुल ढंग से। हिंदुस्तानी नाम सुन के कि हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, इस बात को कहने में लग जाते हैं लोग। विदेश जब जाते हैं तो पूछा जाता है कि आप कहाँ से आए हैं, तो वो कहते हैं हिंदुस्तान से, और ये बोलने में उनको लजाते हैं। कहने का मतलब उनको संकोच होता है कि ये कहना कि हम भारत से आए, ये कहना उनको बहुत संकोच लगता है। भारतीय सब वस्तु ही सो ये हो घिनात, है ना, भारतीय वस्तु से वो उनको घिन आती है। देश नगर बानक बनाओ सब अंग्रेजी चाल, हाटन मैं देखा हूं भरा बसे अंग्रेजी माल। यहाँ पे समझिएगा, ये जो देश है नगर बन चुका है ना, और सब अंग्रेजी चाल ढाल, जितना पहनावा ओढ़ावा, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब सारी चीजें देख रहे हैं, ये सब विदेशी चीजें हैं, है ना। हाटन मतलब हाट, और हाट मतलब होता है बाजार, है ना। तो बाजार में मैं जितनी भी चीजें देख रहा हूँ भरा पड़ा, वह सब अंग्रेजी माल है, अंग्रेजी सामान, जितने बिखरे पड़े हैं सब अंग्रेजी सामान है, विदेशों से आया हुआ सामान है। ये कवि कह रहे हैं, मतलब इस हिंदुस्तान में जितने भी बाजार हैं, जितने भी चीजें हैं, सब विदेशी चीजें आके बसी हुई हैं। जिनसो संभल सकत नहीं तनकी, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वे यह
कैसी खाम ख्याली। समझिए कि जिनसे अपना खुद को नहीं संभाला जा रहा है, उनकी धोती बिल्कुल ढीली ढाली है, धोती पहनना नहीं आ रहा है, जो कि एक भारतीय परिधान है, पूजा पाठ में या अन्य चीज़ों में, शादी ब्याह में उनको इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी आप देखेंगे शादी ब्याह में क्या कभी किसी को देखिए जींस पहन के बैठे हुए, नहीं, कभी नहीं। ये हमारे भारतीय संस्कृति है कि पूजा पाठ, किसी तरह की पूजा पाठ हो, किसी तरह का पूजा पाठ हो या ब्याह शादी हो, किसी भी चीज़ में जींस पहन के नहीं बैठ सकते, फुल पैंट तक पहन के कम लोग बैठते हैं, धोती वगैरह लेके पहनते हैं। तो वो तो समझ नहीं रहा, उनसे देश प्रबंध करेंगे ये सब, जिनका ख्याल है, जिनके दिमाग में बैठा हुआ है विदेशी चीजें, वो कहेंगे कि उनसे अपनी धोती नहीं संभल रही है और वो देश को संभालने के लिए बैठे होंगे। दास वृत्ति का चाह चहूं दिसी चारहूं बरन बढ़ानी, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहूं बने डफाली। इसको समझिएगा कि हिंदुस्तानी लोग जो हैं, हिंदुस्तानी नाम पसंद नहीं करते, है ना, उसे सुनकर लज्जित हो जाते हैं, उन्हें उस भारतीय वस्तुओं से भी घृणा है। थोड़ा पीछे से लेके चल रहे हैं समझाने के लिए, समझिएगा उसको। तो अपना जो अपनी धोती उनसे संभलती नहीं है ना, और दोस्त को संभालने के लिए चले हैं। आगे एक बार फिर से पढ़ दे। दास वृत्ति को चाह चहूं तिसी चारहूं बरर बढ़ाली, करत खुशामत झूठ प्रशंसा मानहूं बने डफाली। यहाँ पे समझिएगा, पहले 4 वर्णों के लोग केवल नौकरी के चक्कर में, मतलब 4 वर्णों के लोग, मतलब कि लोग कहते हैं ना कि ABCD सीख लिया, इससे ज्यादा बोलता नहीं, तो अंग्रेजी में बस वही 4 अक्षर सीख लेंगे बाहर जाके, और वहां पे नौकरी के चक्कर में से, है ना, और इसके लिए शासन की झूठी प्रशंसा और झूठा खुशामत। कहीं भी आप चाहे किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, या किसी कोचिंग में कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, या कहीं नौकरी पेशा में जाएंगे तो थोड़ा सा अंग्रेजी बोल लिया तो लोग उनको खुशामत करेंगे, उनकी चापलूसी करना शुरू कर देंगे, अंग्रेजी जानता है, बहुत अच्छा आदमी है, ये है वो है ना। तो 4 वर्ण लोग केवल नौकरी पेशे में जाने के लिए और अपनी खुशामत करवाने के लिए सीख लेते हैं। अच्छा, लोग शासकों के झूठे गान करते हुए उनकी डफली बजाते रहते हैं। हाँ, वो अंग्रेजी जानता है तो अच्छा है, उससे मिलजुल के रहना है, अब उसी की झूठी प्रशंसा कर रहे हैं चारों तरफ। हाँ, वो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। तो कभी इस चीज से काफी चिंतित हैं, कभी बद्रीनाथ प्रेमगंज जी इस चीज से काफी चिंतित हैं कि अपनी स्वदेशी, जैसा कि नाम भी है इस कविता का, शीर्षक नाम ही है स्वदेशी, तो स्वदेशी चीजों को लोग भूलते जा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। विदेशी चीजों को अपनाएं जरूर, लेकिन अपने देश की चीजों को, अपनी भारतीयता को, अपने हिंदुस्तानी सभ्यता को कभी छोड़ना नहीं है, है ना। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। और बाकी जो ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त होता है यहाँ पे। और थोड़ा सा जो किताब है अपने पास रखे हुए घर पे, कुछ पॉइंट एक बार फिर से देख लेंगे।